Good morning, students. Today we discuss sequences. Actually, first of all, we start infinite series. देखिए इनफाइनाइट सीरीज में कुछ कंसेप्ट्स जो है वो सीक्वेंसेस के यूज हो रहे हैं, इसलिए हम पहले सीक्वेंसेस का कुछ पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं. सीक्वेंसेस वाला चैप्टर जो है वो हम बाद में करेंगे. देखो सबसे पहले कि सीक्वेंस है क्या. सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रेंज कैन बी एनी सेट. मीन्स डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होना चाहिए और जो रेंज है वो कोई भी आर्बिट्रेरी सेट आपका हो सकता है. तो सीक्वेंस whose range is a subset of real numbers is called real sequence. अगर जो सीक्वेंस है उसकी अगर रेंज जो है वो रियल नंबर्स का सबसेट हो जाता है तो सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, रियल सीक्वेंस बोलेंगे. इस चैप्टर में जो हम डील करेंगे वो रियल सीक्वेंस से ही डील करेंगे और जो टर्म्स हैं, हम जो टर्म यूज करेंगे रियल सीक्वेंस के लिए वो यहाँ हम नॉर्मली सीक्वेंस ही यूज करेंगे क्योंकि इसमें हम रियल सीक्वेंस ही पढ़ेंगे और कोई सीक्वेंस हम पढ़ ही नहीं रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही है, लेकिन जिसमें हमने क्या स्पेशलिटी डाल दी कि उसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. वो डोमेन जो है आपका कोई भी आर्बिट्रेरी सेट हो सकता है. तो जो हम फंक्शंस को डिनोट करते हैं इन जनरल, हम फंक्शंस को एफ से, जी से, एच से या और किसी भी कोई भी नोटेशन हम यूज कर सकते हैं. यहाँ हम सीक्वेंस के केस में जो हम नोटेशन यूज कर रहे हैं, हम नोटेशन ए बी यू वी एक्स वाई यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इन जनरल जो हम सीक्वेंस के लिए नोटेशन आप देखोगे ए एन या एक्स एन हम यूज करते हैं. देखो जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन की बात करें तो हम कहते हैं एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई. इन जनरल हम ये बोलते हैं, लेकिन यहाँ सीक्वेंस के लिए हम जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो एफ की जगह हम नोटेशन यहाँ ए यूज कर रहे हैं. ए फंक्शन तो है, लेकिन इसके यहाँ हमारा डोमेन जो एक्स है वो डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मींस एन. और जो हमारा रेंज है वो हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है. तो ए इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू आर. अब अगर हम इमेज सेट की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, ए को जब नेचुरल नंबर्स पे अप्लाई करोगे, से 1 पे अप्लाई करो तो हम लिखेंगे ए ब्रैकेट में 1, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 अप टू सो. लेकिन यहाँ हम ए ऑफ एन की बजाय हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, ए सफिक्स में यूज करेंगे एन. ए 1, ए ऑफ 1 लिखने की बजाय हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए सफिक्स में 1, ए 1. ऐसे ए ऑफ 2 लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे, ए 2. दस इमेज ऑफ 1 इज a1. तो 1 की इमेज, 1 क्योंकि किसका एलिमेंट है, n का एलिमेंट, तो इसकी जो इमेज होगी r में उसको हम क्या बोलेंगे, a1. ऐसे 2 की इमेज a2, 3 की इमेज a3 अप टू सो. तो जो सीक्वेंस है इन जनरली हम सीक्वेंस के जो नोटेशन यूज कर रहे हैं वो यहाँ एंगल ब्रैकेट यूज किया हुआ है आपकी बुक में. अदरवाइज कई बुक्स में आपको कर्ली ब्रेसेस भी नोटेशन मिलेगी, एंगल ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस. ठीक है. सीक्वेंस के लिए अगर आप ए एन लिखते हो तो ए एन इज जस्ट अ वन टर्म, लेकिन जब हम ए एन को एंगल ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी सीक्वेंस बन जाएगी. तो सीक्वेंस में जो हम आपकी टर्म्स आएंगी वो कैसे होंगी, A1, A2, A3, A4 अप टू सो. एक्चुअल में जो ये सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं वो आपके जो आपका रेंज सेट है उसके एलिमेंट्स हैं ये, है ना, इमेज सेट के एलिमेंट्स हैं ये A1, A2, A3 अप टू सो. तो सबसे पहले हम क्या है हमारे पास, मेथड्स ऑफ डिस्क्राइब अ सीक्वेंस, कि हम सीक्वेंस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे लिखेंगे हम उसको. सबसे पहला क्या कह रहे हैं वो, we list few terms of a sequence in order till the rule for writing down different terms become evident. For example, 1, 4, 9, 16, 25 up to so on is a sequence whose nth term is n square. अगर आपको इस तरीके से लिखा मिले 1, 4, 9 तो आप यहाँ जज कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म 1 है या 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म 4 मीन्स 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म 9 मीन्स 3 स्क्वायर, 16 मीन्स 4 स्क्वायर अप टू सो. तो अगर आपको इसकी जनरल nth टर्म लिखनी है तो आप क्या बोलोगे, n स्क्वायर. इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो क्या बनेगी, n स्क्वायर. सेकेंड मेथड सीक्वेंस को लिखने का कि हम सीक्वेंस की एंगल ब्रैकेट में सिर्फ nth टर्म अगर मेंशन कर दें, जैसे यहाँ लिखा है n स्क्वायर एंगल ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर, तो इसका मतलब अब यहाँ जो वेरिएशन है कि वो 1, 2, 3, 4, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे 1 से शुरू हो रहे हैं, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो. तो मीन्स जो सीक्वेंस की टर्म्स बनेंगी वो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू सो.
Next, another convenient method to describe a sequence is to write first few terms and then give a rule for obtaining its other terms using the preceding terms. Next method बता रहे हैं क्या कि हम कैसे लिखें सीक्वेंस को, कैसे बता सकते हैं कि कुछ टर्म्स तो हम सीक्वेंस की बता दें और में से 1 2 3 टर्म्स हमने बता दी और फिर उसके बाद हमने एक जनरल रूल दे दिया कि उसकी अनदर टर्म्स को ऑब्टेन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल a1 मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमने कहा 1 है. an plus 1 is equal to 3an for all n greater than equal to n. यहाँ हमने ये रिलेशन दे दिया कि फॉर्मूला दे दिया. यहाँ से आप सीक्वेंस के हर एक टर्म लिख सकते हो क्योंकि बिकॉज दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अगर यहाँ आप n को 1 रखते हो तो a2 मिल जाएगा आपको. a2 क्या मिलेगा 3a1. a1 आपको पता है तो मीन्स a2 क्या हो जाएगा 3 into 1 3 हो जाएगा. मीन्स a2 आपके पास 3 आ गया. ऐसे ही अगर आप n को 2 पुट करोगे तो a3 मिल जाएगा आपको. a3 क्या होगा 3 into a2 और a2 और a2 हमारे पास क्या था 3. 3 into 3 मीन्स 9 अप टू so. तो मीन्स जो सीक्वेंस की टर्म्स आई वो क्या आ गई 1 3 9 27. आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप देख रहे हो जो ये सीक्वेंस आई अब ये क्या है 3 raised to power n है ना. सबसे पहली टर्म जो है वो 3 raised to power 0 1 3 raised to power 1 3 3 raised to power 2 9 3 raised to power 3 27 and so on. If an is equal to n factorial then सीक्वेंस अगर आपने लिखनी है तो आप एंगल ब्रैकेट के अंदर n फैक्टोरियल लिखो या फिर n को वैल्यूज दे के आप लिख सकते हो. n को वैल्यू 1 2 3 4 दे के भी आप लिख सकते हो. तो क्या बन जाएगा 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. और उन फैक्टोरियल्स की वैल्यू भी आपको पता है ये लिखी हुई है इसमें. ऐसे इफ an is equal to 1 by n मीन्स सीक्वेंस की an का मतलब nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस मीन्स सीक्वेंस के nth टर्म आपके पास 1 by n है तो आप सीक्वेंस बता सकते हो क्या बनेगी 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 एंड सो ऑन. Another example दे रखा है an is equal to 1 by 2n minus 1 means nth term of the sequence is this. Then you can write all the terms of the sequence. Sometimes we can describe a sequence by using more than one relation. एक से ज्यादा relation use करके भी हम sequence को बता सकते हैं. For example, consider the sequence an where an is given by a 2n minus 1 is equal to 2n minus 1 where n belongs to n. Capital N क्या represent कर रहा है set of natural numbers and a 2n is equal to 2 raised to power n. कहने का मतलब यहाँ रखना तो आपने n को तो सारी वैल्यूज देनी है मीन्स सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे. लेकिन देखो जो ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है a2n minus 1 is equal to 2n minus 1 जब आप इसमें n को 1 रखोगे तो मीन्स वैल्यू क्या आएगी a1 की. 2 रखोगे तो वैल्यू आएगी a3 की वैल्यू. 3 रखोगे तो a5. कहने का मतलब a1 a3 a5 मीन्स ओड टर्म्स आ रही है. और जब नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है a2n is equal to 2 raised to power n जब यहाँ हम इसमें n को 1 2 3 4 रखेंगे तो आएगा आपके पास a2 a4 a6 a8 मीन्स इवन जो टर्म्स हैं इवन पोजीशन पर जो टर्म्स आएंगे सीक्वेंस की वो तो मीन्स ओड टर्म्स के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला है और इवन टर्म्स के लिए जो इवन पोजीशन पे आएंगे जो टर्म्स उनके लिए ये नीचे वाला फॉर्मूला है. इसका मतलब a1 तो ऊपर वाले फॉर्मूले से आएगा आपके पास 1 नीचे वाले फॉर्मूले से मिलेगा a2 मीन्स 2 raised to power 1 फिर ऊपर वाले फॉर्मूले से a3 नीचे वाले फॉर्मूले से a4 ऊपर वाले फॉर्मूले से a5 मिलेगा नीचे वाले से a6 मिलेगा. ऐसे भी आप बता सकते हो. नेक्स्ट है रेंज ऑफ अ सीक्वेंस. The set of all distinct terms of sequence is called range of the sequence. Symbolically, the set an where n belonging to n is called the range of sequence an. अब कई बार जब हम सीक्वेंस लिखते हैं तो उसमें रिपीटेड टर्म्स भी हो सकती है. जैसे अगर मैं सीक्वेंस लिखूं 1 1 1 1 1 1 बार बार रिपीट करती रहूं तो ये भी क्या एक सीक्वेंस है. यानी मैं लिखूं 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 तो ये भी आपकी क्या एक सीक्वेंस है. लेकिन अगर हम सीक्वेंस का रेंज सेट डिफाइन करना चाह रहे हैं तो रेंज क्या बनेगा सीक्वेंस का. सीक्वेंस में जितनी डिस्टिंक्ट डिफरेंट जो टर्म्स हैं सिर्फ हम उनको लिखें तो वो सीक्वेंस का क्या बनता है रेंज ऑफ अ सीक्वेंस. ठीक है. अब जैसे हमारे पास सीक्वेंस है an सीक्वेंस इसने दी -1 raised to power n. सीक्वेंस लिखनी समझ में आ गई आपको कि अगर हम एंगल ब्रैकेट के अंदर या तो nth टर्म लिख दो सीक्वेंस की तो हम सीक्वेंस पता चल जाएगी हमें या फिर उसकी कुछ टर्म्स फर्स्ट 3-4 टर्म्स लिख के आगे डैश डैश डाल दो तो भी हमें सीक्वेंस का नेचर पता चल जाएगा वो कैसी सीक्वेंस है. अब जैसे हमारे पास है सीक्वेंस an -1 raised to power n मीन्स nth टर्म आपको दे दी सीक्वेंस की तो n को यहाँ 1 2 3 4 पुट करके आपको पता चल जाएगा.
सीक्वेंस की टर्म्स क्या आ रही है, n को 1 रखोगे -1, 2 n को 2 रखोगे तो 1, 3 रखोगे -1, 4 रखोगे 1 अप टू सोन मींस -1 1 -1 1, ये बनेगी आपकी सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस तो बन गई, लेकिन अगर हमें इसका रेंज सेट लिखना है तो इसमें जितनी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं वो आप लिखोगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, रेंज सेट। तो रेंज सेट सीक्वेंस का क्या बनेगा, -1 1 इस केस में। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो इसमें, द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस अकरिंग एट डिफरेंट पोजीशंस आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट टर्म्स इवन इफ दे हैव सेम वैल्यू। वो क्या कह रहा है, सीक्वेंस की टर्म्स जो डिफरेंट पोजीशंस पे आ रही हैं उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, डिस्टिंक्ट, ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट टर्म्स, डिस्टिंक्ट टर्म्स ट्रीट करेंगे इवन इफ दे हैव, अगर उनकी वैल्यू कैसी है, सेम भी है। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर इनफाइनाइट बट द रेंज सेट इज अ फाइनाइट सेट। सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन ऐसे सीक्वेंस का भी रेंज सेट जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ रिमार्क दे रखा है, a sequence an always has an infinite number of terms but the range set of a sequence may have finite number of elements। वो डिपेंड करेगा, अगर सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं आपके, तब तो जो रेंज सेट है वो आपका फाइनाइट हो सकता है, लेकिन अगर सारे ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तब तो रेंज सेट आपका वही बनेगा जो आपकी सीक्वेंस है ना। जैसे अगर मैं कह दूं एंगल ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया n, तो इसका मतलब तो क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो, तो यही इसका क्या बनेगा, रेंज सेट बनेगा। मींस सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट होगी, लेकिन उसका रेंज सेट जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। टू सीक्वेंसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ an इज इक्वल टू bn फॉर ऑल n। दो सीक्वेंस इक्वल तभी होंगी जब उनका हर एक एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। To differentiate between a sequence and its range set, we use this angle bracket to denote a sequence and curly braces to describe a range set। यहाँ नोटेशन यूज की एंगल ब्रैकेट जो है वो सीक्वेंस के लिए और कर्ली ब्रेसेस जो है उसके रेंज सेट के लिए, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए सीक्वेंस और रेंज सेट को में डिफरेंस क्या है, डिफरेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट है कांस्टेंट सीक्वेंस। अ सीक्वेंस an डिफाइंड बाय an is equal to c for all n belonging to n is called a constant sequence। constant sequence का मतलब जो हम सीक्वेंस लिख रहे हैं उसकी सारी टर्म्स जो है वो आपकी सेम हो जाए, कुछ भी हो सकती है वो सेम टर्म सेम हो सारी टर्म्स, तो ये हमारी क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस। तो इसका जो कांस्टेंट सीक्वेंस है तो उसका जो रेंज सेट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, एक सिंगलटन सेट, क्योंकि एक ही बार लिखी जाएगी जो टर्म रिपीट हो रही है वो आपकी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस। बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड, पहले हम बाउंडेड की बात करते हैं। जैसे आप बाउंडेड में भी दो चीजें हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है, और अगर बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों है तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड अबव का मतलब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। अपर बाउंड का मतलब जैसे मैं कह रही हूँ कि हमारे पास जो सीक्वेंस की जो टर्म्स है, मैं कह रही हूँ टर्म्स है मेरे पास 1 2 3 4 अप टू 10 तक, तो जो ये सीक्वेंस है 1 से 10 तक, अगर इसमें हम जो हमें सीक्वेंस ले रहे हैं, अब इसमें एक्चुअल में जो सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स है, जो टर्म वो आपकी इनफाइनाइट होनी चाहिए, मींस रेपिटेशन हो रही है बार 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 बार, तो अब ये तो क्या हो गई आपकी, बाउंडेड हो गई। क्यों, इसमें जो अपर बाउंड है वो आपका क्या है, 10, ये बाउंड है, क्योंकि बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी उससे लेस है, छोटी है। तो a sequence an is said to be bounded above if there exists a real number k such that an is less than equal to k for all n belonging to n। अगर सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसी एक रियल नंबर से छोटी हो जाए या उसके इक्वल हो जाए तो वो रियल नंबर उसके लिए क्या हो जाएगा, उसका अपर बाउंड हो जाएगा, तो वो सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, बाउंडेड। द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। रेंज सेट जो है सीक्वेंस का क्या होगा, बाउंडेड अबव होगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर सीक्वेंस आपके पास -1 1 -1 1 -1 सीक्वेंस तो इनफाइनाइट है, लेकिन रेंज सेट में तो इसके दो ही एलिमेंट्स आएंगे, एक्चुअल में एलिमेंट्स तो 2 ही हैं आपके, -1 और 1। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये आपके बाउंडेड अबव भी है, क्योंकि इसकी हर एक टर्म जो है सीक्वेंस की 1 से क्या है, या तो 1 के इक्वल है या उससे लेस है। ऐसे ही बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, अब जो ये सीक्वेंस है -1 1 ये आपकी बाउंडेड बिलो सीक्वेंस भी है। बाउंडेड बिलो का मतलब एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए। अब इस सीक्वेंस में जो -1 है वो इसका लोअर बाउंड है, -1 जो है। क्यों है इसका लोअर बाउंड, क्योंकि बाकी जितनी भी टर्म्स है इस सीक्वेंस की वो सारी इससे बड़ी है। आ गई बात समझ में। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस मींस अ सीक्वेंस an is said to be bounded below
if there exists a real number k such that k less than equal to an for all n belonging to n. यहाँ k क्या है, इसका लोअर बाउंड है. ऐसे बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, अ सीक्वेंस an is said to be bounded if there exist a real numbers small k and capital K such that an is greater than equal to small k and less than equal to k. मीन स्मॉल k यहाँ इसका लोअर बाउंड है और कैपिटल K इसका अपर बाउंड. कहने का मतलब अगर कोई सीक्वेंस लोअर बाउंडेड भी है और मीन्स बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है तो वो सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड सीक्वेंस होगी. ठीक है, वो सीक्वेंस. अनबाउंडेड का मतलब कि उसका लो अनबाउंडेड अबव है सीक्वेंस. अनबाउंडेड अबव का मतलब अपर बाउंड सीक्वेंस का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. जैसे मैं कहूँ कि जो मेरी सीक्वेंस है वो क्या है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन है, ये टर्म सीरीज में सीक्वेंस. सो ऑन का मतलब इसमें कोई भी आप एक अपर बाउंड ऐसा नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते कि उस सारे टर्म्स उस नंबर से लेस हो जाए, है ना. कोई कहेगा 100 लेकिन मेरी तो सीक्वेंस अभी चल ही रही है 100 102 सारी टर्म्स है. कोई अगर कहे 1 लैग तो भी उससे बड़ी टर्म्स भी हैं. तो हम कोई उसका अपर बाउंड फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि सारी टर्म्स जो है उस बाउंड से मीन्स उस अपर बाउंड से क्या हो जाए, छोटी हो जाए. तो इसका मतलब वो अनबाउंडेड अबव है ना. मीन्स ऊपर वाला कोई बाउंड नहीं है. तो अ सीक्वेंस an is said to be unbounded above if for every real number k however large it may be there exists m belonging to n such that am is greater than k. कि हम कितना भी बड़ा रियल नंबर चूज कर लें लेकिन फिर भी कोई ना कोई टर्म सीक्वेंस में ऐसी हम जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो उससे भी ग्रेटर हो जाए. नेक्स्ट है अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस. अनबाउंडेड बिलो का मतलब हम कोई लोअर बाउंड फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं सीक्वेंस का. जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो सीक्वेंस है जो सीक्वेंस की जो टर्म्स आ रही हैं वो ऐसे चल रही है -1 -2 -3 -4 अप टू सो, है ना. -1 -2 -3 अप टू सो. अब इसका क्या मतलब है कि मैं कितना ही भी छोटा रियल नंबर चूज कर लूँ लेकिन उससे भी छोटे टर्म्स मुझे मिल जाएगी. जैसे अगर मैंने कहूँ -100 लेकिन मेरे पास तो -101 भी है. मैं कहती हूँ -999 लेकिन उससे भी छोटा नंबर -1000 है मेरे पास. तो यही कह रहे हैं कि a sequence an is said to be unbounded above if for every real number k however small it may be there exists p belonging to n such that a p is less than k. कि हम कितना ही भी छोटा नंबर रियल नंबर चूज कर लें लेकिन सीक्वेंस में उससे भी छोटी टर्म हमें मिल जाएगी. नेक्स्ट है अनबाउंडेड सीक्वेंस. अनबाउंडेड सीक्वेंस का मतलब वो सीक्वेंस या तो अनबाउंडेड अबव है या फिर अनबाउंडेड बिलो है या फिर वो बोथ, है ना. तो वो सीक्वेंस क्या होगी, आपकी अनबाउंडेड सीक्वेंस होगी. नीचे इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे सीक्वेंस n 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड बिलो है क्योंकि बाउंडेड बिलो में इसका लोअर बाउंड क्या है 1, इसका लोअर बाउंड है क्योंकि उससे छोटी कोई भी टर्म इसमें नहीं है. लेकिन ये सीक्वेंस जो है वो अपर बाउंडेड नहीं है क्योंकि आप कितना ही भी लार्ज नंबर को भी चूज कर लो आप उससे भी लार्ज नंबर इसमें फाइंड आउट कर सकते हो. सीक्वेंस -n ले लो. ये सीक्वेंस आपकी बाउंडेड अबव तो है. बाउंडेड अबव किससे है, -1 से. लेकिन ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड बिलो नहीं है. ठीक है, ऐसे ही 1/n सीक्वेंस जो है दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस. इसमें जो है इसका अपर बाउंड क्या है 1 और लोअर बाउंड क्या है 0. सबसे छोटा नंबर 0 है और सबसे बड़ा नंबर क्या है 1. सबसे छोटा 0 कैसे है, क्योंकि आप देखो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है 1/5 1/6 1/7. आप जितना डिनोमिनेटर इसका बढ़ाते चले जाओगे नंबर उतना ही छोटा होता चला जाएगा. और मीन्स और अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी का मतलब वेरी वेरी लार्ज नंबर आ जाए तो वो 0 को टेंड कर जाएगी, है ना. तो इसका लोअर और अपर बाउंड 0 और 1 है तो ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है. और अगर हम ये सीक्वेंस कंसीडर करें -1 raised to power n into n मीन्स -1 2 -3 4 -5 6 अप टू सो ऑन. तो ये सीक्वेंस आपकी अनबाउंडेड सीक्वेंस है. मीन्स हम ना तो इसका अपर बाउंड फाइंड आउट कर पा रहे हैं और ना ही इसका लोअर बाउंड. अपर बाउंड का मतलब देखो 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन बढ़ती जा रही है ये टर्म्स, है ना. मीन्स कोई भी हम नंबर ले लें तो उससे भी ग्रेटर नंबर हम इस सीक्वेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं. ऐसे ही लोअर बाउंड कैसे हम कह रहे हैं नहीं मिलेगा. ये देखो टर्म्स जो है फिर वो डिक्रीज भी होती जा रही है -1 -3 -5 -7 -9, है ना. कोई भी नंबर अगर आप -101 लेते हो तो उससे छोटा नंबर -103 भी आपको इसमें मिल जाएगा. तो ये सीक्वेंस हमारी अनबाउंडेड सीक्वेंस है. क्लियर है स्टूडेंट्स. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.